आज का जो वीडियो हमारा है वो आपका अपकमिंग एग्जाम क्लास 10 IT 402 के बेस्ड पे है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको जो एग्जाम के पैटर्न में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को आपको डिस्कस किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कितने तरह का आपका MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, कितना सब्जेक्टिव होगा, वो सारे पैटर्न को क्वेश्चन के फॉर्म में आपको डिस्कस किया जाएगा। ये जो आपको वीडियो बनाया जा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका टोटली सैंपल पेपर से लिया गया है। और सैंपल पेपर में जो पैटर्न होता है या फिर आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपका डिस्कस किया गया है। और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो MCQ होगा या फिर जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन में जो भी आपका आंसर होगा वो टू द पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, यानी बहुत बड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यानी जो क्वेश्चन है उसको बहुत लेंदी करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना आइडिया है, यानी जो भी आपको पॉइंट किसी क्वेश्चन के बारे में आता है उस पॉइंट को आप अपने अकॉर्डिंग ढंग से लिखिएगा, देन यू विल गेट प्रॉपर मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे आता है, वो सारे क्वेश्चन के लेवल को हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपका पैटर्न बदल रहा है और कितना MCQ क्वेश्चन आपका दिया रहेगा और कितना उसमें से डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन को आप देखेंगे तो हेडिंग के बाद, टॉपिक के बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा, टाइमिंग के बाद आपका इंस्ट्रक्शन होगा। हम लोग जानते हैं कि IT जो है वो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपको 50 मार्क्स का IT होगा और टाइम जो होगा आपको 2 आवर्स का होगा। ठीक है, 2 आवर्स का होगा, जिसमें आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है, सेक्शन A जो होगा आपको MCQ टाइप क्वेश्चन होगा और सेक्शन B जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि उसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। देखिए, ये क्वेश्चन पर जो होगा आपको, जिसमें आपको 21 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 सेक्शन मिला के, सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है, उसमें आपका टोटल मिलाकर 21 क्वेश्चन होगा। सेक्शन A में आपका ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका डिफरेंट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सेक्शन B में आपका होगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो बुक में जितने भी चैप्टर है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। 1 वर्ड हो सकता है, 1 सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 40 वर्ड, 60 वर्ड, ये डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा उसमें कितना अटेम्प्ट करना, देखिए, आउट ऑफ द गिवन 5 + 16 21 क्वेश्चन हो गया, जिसमें कैंडिडेट जो है हैज टू आंसर 5 + 10 15 क्वेश्चन इन द अलॉटेड मैक्सिमम टाइम ऑफ 2 आवर्स। यानी अगर टोटल क्वेश्चन आपका 21 उसमें दिया हुआ है तो कैंडिडेट को चूज करने के बाद टोटल आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, यानी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, जैसे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से 5 बनाना है, 4 बनाना है, तो सारे क्वेश्चन को मिला के आपको टोटल 21 क्वेश्चन होगा और 21 से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो कि आपका 2 घंटे का होगा। सेक्शन A में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जो 24 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव नंबर का जो होगा, वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें आपको टोटल 24 मार्क्स का होगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव जो होगा 26 मार्क्स का हो जाएगा। सब्जेक्टिव आपको 26 मार्क्स का होगा, तो 24 + 26 आपका हो जाता है 50 मार्क्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन और कैंडिडेट हैड टू डू 10 क्वेश्चन। इसमें से आपको कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। किसमें से? सेक्शन B से। ठीक है, सेक्शन B में आपका 16 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो करना है। बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत हड़बड़ाना नहीं है। जितना आपको आंसर आता है, जैसे आता है उसको ढंग से बना के लिखिएगा, आपको नंबर बोर्ड में या जो आपका प्री बोर्ड होता है या एग्जाम होता है उसमें आराम से टीचर्स को द्वारा मिलेगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि क्वेश्चन का लेंथ जो होगा, जैसा पूछा जाता है आपके एग्जाम में उतना ही देना है। बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत भर भर के आंसर लिख दिए तो आपको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन A, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें आपका दिया हुआ है आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। देखिए, पहला जो होगा MCQ, उसमें आपका 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 4 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला हो गया, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल मल्टी यूजर टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर डिफरेंट टाइम्स
और सिमिलटेनियसली। मतलब क्या हो गया, इसमें ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक बार में मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है, यानी एक बार में मल्टीपल यूजर उसमें वर्क कर सकता है। यहां देखिए सिंपल सा आपका लॉजिक समझना है। मल्टीपल यूजर मतलब क्या हो गया, यानी मल्टी यूजर। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, मल्टी यूजर हो जाएगा। यानी मल्टी यूजर यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ में काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, वो आपको हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकेंड में आपका हो जाएगा, देखिए डैश इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी माइंड। यानी इसमें कौन सा पोस्चर का सीरीज जो होता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है जो आपके बॉडी और माइंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसमें आपका हो जाएगा योगा। ठीक है, योगा से क्या होता है ना, आपका बॉडी माइंड सब क्या होता है, फिट होता है, बॉडी फिट होता है, और जैसा बॉडी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड जो होगा वर्क करेगा। ठीक है, हेल्दी बॉडी रहेगा, माइंड भी आपका हेल्दी रहेगा। ठीक है, हमारा बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा सोच विचार काम करता है, यानी हमारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थर्ड में है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट एंटरप्रेन्योर के क्वालिटी को नहीं दर्शाता है। ठीक है, पहला, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली about the future of business. Confident entrepreneur must not deviate from his or her decision too early in case success is delayed. और फोर्थ आपका हो गया एंटरप्रेन्योर लाइक टू फंक्शन एट देयर ऑन विल एंड रूल्स। देखिए इसमें से आपका चारों ऑप्शन को देखेंगे, चार में से ये जो बी का ऑप्शन होगा वही आपका एंटरप्रेन्योर क्वालिटी को नहीं दर्शाता है। ठीक है, देखिए एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। यानी एंटरप्रेन्योर अगर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा, फ्यूचर अगर नहीं देखेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो काम कैसे करेगा, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर का एक सपना होता है, एक अपना अचीवमेंट होता है कि वो एक ऐसा ब्रांड को, एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करे जिससे उसको लोग पहचाने, उसके ब्रांड को पहचाने, उसका एक अपना मार्केट में एक क्वालिटी दिखे कि हम जो कर रहे हैं वो मार्केट में दिख रहा है। ठीक है, तो वो सारा काम फ्यूचर के लिए करता है। ऐसा नहीं है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए और फ्यूचर पे कोई ध्यान नहीं है, तो ये चीज आपको क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ में आते हैं, टू रिमूव द फाइल ऑफ टेम्पररी फोल्डर वी टाइप डैश इन डायलॉग बॉक्स प्रेसिंग विंडोज बटन Windows+R ऑन कीबोर्ड। देखिए Windows+R अगर दबा कर देखिएगा और इस कमांड को टाइप कीजिएगा, यहाँ आपका दिया हुआ देखिए %, अगर इसको दबाइएगा तो जितने भी आपके कंप्यूटर में जो टेम्पररी फाइल होंगे वो सारे टेम्पररी फाइल को वो हटा देगा। ठीक है, वहां दिख जाएगा कितना टेम्पररी फाइल है, उसके बाद आप उसमें जितने भी टेम्पररी फाइल है सबको हटा सकते हैं। ठीक है, यानी सारे टेम्पररी फाइल को हटाने का काम इसके द्वारा हो सकता है। यही कमांड आपको लिखना है, ये सब कमांड नहीं होता है। डैश इज नॉट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। ये चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, डिपेंडेंट, हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव एटीट्यूड और कमिटमेंट, ये चारों में से कौन सा क्वालिटी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट का नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा डिपेंडेंट। क्योंकि अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो आप डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द सोसाइटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन जो है आपको पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग आपका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा सोसाइटी में, बताना है। तो स्टिमुलेट इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, क्रिएट जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, डिस्करेज द वेलफेयर सोसाइटी। देखिए ये आपका हो जाएगा, यानी आपके वेलफेयर सोसाइटी को डिस्करेज करें। देखिए जब भी कोई ऑप्शन आप चूज करते हैं तो अगर आपको आंसर नहीं आता है, एक और ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी एमसीक्यू का आंसर अगर नहीं आता है तो उसमें आप ये ध्यान देखिएगा कि जो भी आपका ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से ऑड वन चूज कीजिए। ऑड वन, जो आपका ऑड वन होता है ना लगभग वही आंसर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चाहे किसी एग्जाम में, नॉट ओनली आईटी, कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है आपको,
तो अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो आप उसको देखिए कि ऑड वन कौन सा है। ऑड वन नेगेटिव टर्म में हो सकता है, पॉजिटिव टर्म में हो सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो ऑड वन पॉजिटिव खोजिए, अगर यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव है तो ऑड वन में नेगेटिव खोजिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आंसर इसका यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। तो ये आपको क्वेश्चन 1 में 6 क्वेश्चन था जिसमें 4 को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। आपका फिर क्वेश्चन 2 में 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 6 में से 5 को। देखिए, डैश की यूज टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। अगर हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं तो रिपीटेटिव स्ट्रेन को अगर यूज ये कम करना हो, रिड्यूस करना हो, तो उसके लिए हम लोग स्टिकी की का यूज करते हैं। बार बार सिर्फ दबाइएगा ना तो आपका स्टिकी क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे ऑप्शन खुल जाता है। तो स्टिकी की जो है वो आपको रिपीटेटिव स्ट्रेन को कम करता है। सेकेंड, डैश मीन्स द क्वेरी यूज क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा। इसमें से कौन सा क्वेरी जो होता है आपका, जिसके मदद से हम लोग अपने रिक्वायर्ड डेटा को सिर्फ फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए बहुत सारा डेटा आपका दिया हुआ है, उसमें से आपको जो चाहिए वही डेटा वहां पे फाइंड आउट करना है, वही डेटा वहां दिखाना है, तो फिर क्या ऑप्शन होगा, फिल्टर ऑप्शन होगा। फिल्टर में क्या होता है, जितने भी डेटा उसको हटा देगा, जो आपको चाहिए वही चीज वहां रहेगा। मान लीजिए आपको कुछ स्टूडेंट का नाम सर्च करना है जो आपका 10 साल से बड़े हो लेकिन 15 साल से छोटे हो। ठीक है, तो उसके लिए फिल्टर ऑप्शन यूज कीजिए। आपका जो 10 से 15 के बीच के स्टूडेंट हो गए उसका लिस्ट वो सामने दीजिएगा, बाकी सब उसमें हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से फिल्टर क्राइटेरिया क्या होता है कि हम लोग किसी भी कंडीशन में जो डेटा होगा उसको अपने अकॉर्डिंग उसमें जो रिजल्ट चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉर्टिंग में नहीं होगा, क्योंकि सॉर्टिंग अगर आप लगाते हैं तो सॉर्टिंग गलत है, क्योंकि सॉर्टिंग क्या होता है, डेटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, सारा डेटा उसमें शो करेगा। लेकिन फिल्टर में क्या होता है, जो हमको चाहिए उतना ही शो करेगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका फिल्टर हो जाएगा। थर्ड, which of the following application is not appropriate to store data about ABC बैंक कस्टमर। देखिए, अगर मान लीजिए अगर कोई सॉफ्टवेयर छोटा सा प्रोग्राम बनाना हो कस्टमर के लिए या कस्टमर का डेटा रखने के लिए, तो मान लीजिए यहाँ पे एक ABC बैंक है, उसका एक एप्लीकेशन में कोई भी डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना इसमें से कौन सा एप्लीकेशन जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा डेटा को स्टोर करने के लिए। देखिए, ओपन ऑफिस बेस जो हो गया डेटाबेस का काम करता है, इसमें तो आपका डेटा स्टोर हो जाएगा ही। एमएस एक्सेस जो है वो भी आपका डेटाबेस का काम करता है, ये आपको एमएस ऑफिस का पार्ट है। ठीक है, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेस होता है, उसी में आपका एमएस एक्सेस है जो आपका डेटाबेस का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ओपन ऑफिस राइटर। देखिए, ओपन ऑफिस राइटर इज ओनली यूज्ड फॉर टाइपिंग, इसमें सिर्फ टाइपिंग का काम होता है, इसमें आपको कोई डेटाबेस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, अब एमएस एक्सेल ये आपका क्या है, एमएस एक्सेल जो है उसमें हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, रिजल्ट बन सकता है, रूटीन बन सकता है, किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में आपका सही है, सिर्फ ये ऑप्शन जो होगा वो गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका एमएस ऑफिस राइटर जो है वो एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन नहीं है जो डेटाबेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ये, बाकी तीनों जो है डेटाबेस को स्टोर करता है। अब देखिए क्वेश्चन 4 है, when you open a new spreadsheet by default it has a sheet name dash which is managed using tabs at the bottom of a spreadsheet। जब आप एमएस एक्सेल खोलेंगे तो बुक 1 होता है, जब आप ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन में तो आपका पावर पॉइंट हो गया, आपका ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट ओपन करेंगे। ठीक है, तो स्प्रेडशीट जब ओपन करते हैं तो आपका जो हेडिंग होगा, हेडिंग में बाय डिफॉल्ट नाम क्या आता है, जब भी आप लैब करते हैं तो देखिएगा बाय डिफॉल्ट नाम आपका शीट 1 आएगा। ठीक है, तो उसमें होगा व्हेन यू ओपन न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इज अ शीट नेम डैश यूजिंग टैब्स बॉटम। यहाँ क्वेश्चन आपका हेडिंग का नहीं है, यहाँ क्वेश्चन आपका बॉटम का है। ठीक है, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो नीचे में आपका ऐसे बना होता है। ठीक है, 3 टैब बना होगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका नीचे में क्या लिखा था, बॉटम में क्या लिखा होता है, शीट 1 लिखा होता है। ठीक है, हेडिंग रहेगा तो हेडिंग के लिए ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, उसका अनटाइटल 1 होता है, हेडिंग में अनटाइटल 1 आएगा। बट अगर बॉटम में देखते हैं, बॉटम में आपका शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिया होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यही आपका लिखा है कि जब आप स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट शीट का नाम क्या होता है, जो नीचे आपका लिखा होता है बॉटम में। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग आगे। इन अ वर्ड प्रोसेसर ऑफ डैश ऑप्शन सिलेक्टेड फॉर अ स्केल रिसाइज ऑफ एन इमेज। अगर एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसर ओपन करें
तो उसमें कौन से ऑप्शन को ओपन करेंगे तो जिससे हमारा सिलेक्टेड इमेज जो होगा वो आपको इमेज को हम लोग रिसाइज करेंगे, यानी उसके स्केल को बड़ा या छोटा करेंगे, उसका साइज जो होगा 9 का 4:3 का ये सब जो साइज होगा वो आपको सही करेंगे या रिसाइज करेंगे। तो आपका इसका होता है कीप रेशियो। कीप रेशियो में क्या होता है ना कि हम किसी भी वर्ड प्रोसेसर फाइल में इमेज का जो साइज होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 6, मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम फाइल लीड टू डैश। अगर डेटाबेस हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, यानी आप पढ़े होंगे डेटाबेस, तो उस कंडीशन में क्या लिखा होता है कि जब मल्टीपल कॉपी आता है डेटाबेस में तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। यानी इसमें क्या आता है, जो मल्टीपल कॉपी होगा उसको वो हटा देगा, ठीक है, और उसमें मल्टीपल कॉपी को हटाकर एक क्रिएट करता है अलग फाइल, ठीक है। मतलब कि अगर मल्टीपल कॉपी उसमें डेटाबेस में आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। अगर सेम फाइल का मल्टीपल कॉपी है दैट इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाता है थर्ड, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको 6 क्वेश्चन है जिसमें 5 का जवाब देना है। पहला हो गया, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्राफिक्स विच इज क्रिएटेड व्हाइल पोजिशनिंग एनी इमेज। दिस पॉइंट वुड बी पेज और फ्रेम where the object is either a paragraph or even character in a word processor. It is reference point of graphics which is created while positioning any image. कोई भी इमेज को अगर पोजिशन करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ठीक है, दिस पॉइंट could be page, frame और ऑब्जेक्ट इन either a paragraph or even character. वो पॉइंट आपका पेज में कोई भी पैराग्राफ हो सकता है या कोई कैरेक्टर हो सकता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको कहलाता है एंकरिंग। एंकरिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग जो ग्राफिक्स होता है उसके हम लोग किसी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो ग्राफिक्स होगा इमेज का उसके पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, उसमें आपका एंकरिंग कहलाता है। ओके, सेकेंड, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टेक्स्ट या वर्ड टाइप फील्ड इन टेबल इन डेटाबेस। इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो होता है आपको आपके डेटाबेस में टेक्स्ट या टाइप जो लेंथ होता है उसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लेंथ, यानी सेट, नंबर ऑफ कैरेक्टर को सेट कर देगा, कितना सेट में चाहिए, कितना बड़ा आपका लेंथ लिखना चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन आपका होगा लेंथ। साइज नहीं होगा, साइज अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपका एक्यूरेट आंसर होगा सेट लेंथ। लेंथ एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कैरेक्टर के नंबर को सेट करता है, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना उसमें आपका डिजिट लिखाना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड, डैश इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विथ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। कौन सा चीज अगर डिजाइन किया जाए जिससे दूसरे को जो सुनने में असमर्थ हो, ठीक है, या उसको सुना के कुछ कहा जाए, तो उसके लिए कौन सा हम लोग इसमें ऐड का यूज करेंगे, तो आपका हो जाएगा साउंड सेंट्री, यानी आवाज ऐसा देंगे जिससे वो रियलाइज कर सके, वो समझ सके कि आखिर दूसरा बंदा उस आदमी को क्या कह रहा है। 4 number, state whether true or false. It is not possible to create a default template in word processor. क्या word processor में default template हम create नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो ये आपका false हो जाएगा। Question 5 है, reviewers and authors can add their dash to explain their change in cell of spreadsheets. तो reviewer और authors जो है वो क्या ऐड कर सकता है, जब मान लीजिए कोई भी चेंजिंग होता है सेल स्प्रेडशीट के सेल में, तो वो क्या इसको ऐड कर सकता है, तो आपका हो जाएगा एक्यूरेट आंसर में कमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, इन कैल्क आर्गुमेंट पास टू अ माइक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज, क्या होगा आपको वैल्यू, जो आपको आर्गुमेंट पास किया जाता है मैक्रो में कैल्क के द्वारा, तो हमेशा वो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। देखिए आपने क्वेश्चन 1 में क्या देखा कि क्वेश्चन आपको 6 दिया हुआ, 4 का जवाब देना है। क्वेश्चन 2 में क्या है कि आपका 6 क्वेश्चन है, 5 का जवाब देना था। क्वेश्चन 3 में आपका 6 क्वेश्चन है, फिर 5 का जवाब देना है। यहाँ क्वेश्चन 4 है, सेम आपको 6 क्वेश्चन है, इसे 5 का जवाब देना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर्स ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस फ्रॉम फ्री, यानी ऐसा कौन सा वेबसाइट है जो ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस को प्रोवाइड करता है, तो आपका इसमें हो जाएगा ब्लॉग डेस्क हो जाएगा, ठीक है। और आपका हो जाएगा इसमें अगर देखेंगे तो ये आपका बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा, इसमें काम कर जाएगा, यानी आपको ब्लॉग डेस्क हो जाएगा, क्यों माना हो जाएगा। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन 2 है, जॉन हैज रिटन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर। जॉन ने एक बुक लिखा जिसमें आपका 15 चैप्टर दिया हुआ है। ओके, ही वांटेड टू मेक द इंडेक्स ऑफ बुक, सजेस्टेड हिम द ऑप्शन यूज्ड टू क्रिएट इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन वर्ड प्रोसेसर। तो वो चाहता है कि जितने भी बुक है उस सब में इंडेक्स बनाने के लिए, अब उसमें कौन सा उसका ऑप्शन जो है वर्ड में यूज करेगा जिससे बुक में इंडेक्स क्रिएट हो जाए। यानी बुक में इंडेक्स जो होता है कंटेंट ऑफ लिखा जाता है, आप जब बुक खोलते होंगे तो उसमें आपका कंटेंट लिखा होता है, स्टार्टिंग में इंडेक्स बना होता है, चैप्टर 1 पेज में ये है, चैप्टर 2 पेज में ये है, चैप्टर 3 पेज में ये है। तो वो इंडेक्स आपको बनाना है 15 चैप्टर का, ठीक है। तो वो कौन सा ऑप्शन का यूज करेगा जो आपको 15 चैप्टर का इंडेक्स जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए आपका हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट एक ऐसा फीचर्स है आपका वर्ड प्रोसेसर में जिसके माध्यम से हम लोग उसमें हेडिंग को या फिर आपका जो कंटेंट होता है उसके आपका इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3, द लेंथ ऑफ फील्ड वैल्यू टेक्स्ट डेटा टाइप इज डैश कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट इन डेटाबेस। डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो आपका फील्ड वैल्यू जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 50 होता है, ठीक है। 4 नंबर, a healthy lifestyle helps to keep and improve people's health and well-being. It does not include healthy eating habit, stress management, physical activity और less sleep। यानी अगर मान लीजिए किसी को हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो आपको अच्छा खाना भी जरूरी है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, लेकिन कम सोना जरूरी नहीं है। तो आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ये। कम सोने से आदमी क्या होता है, बीमार होता है, स्ट्रेस होता है, उसका सुबह जो होगा कभी अच्छा नहीं होगा, वो हमेशा नींद रहेगा, आलस में रहेगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन 5 है, इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब एफटीपी और टेलनेट, क्लिक ऑन द डैश आइकन अवेलेबल ऑन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। तो आपका हो जाएगा इंटरनेट ऑप्शन, ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। उसके बाद a dash refers to a cell or range of cell of worksheet and can be used to find the value or data you want to formula to calculate। पहला क्या होगा आपको, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस एक ऐसा रेंज, ये रेंज ऑफ सेल हो सकता है या सेल हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग किसी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेल रेफरेंस देखिए हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेडिंग निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ये सारा चीज आपको हो जाता है सेल्फ रेफरेंस के मदद से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से किसी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। पहला हो जाएगा आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। आपका हो जाएगा इसमें डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू से हम लोग टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बीएसएनएल स्टैंड्स फॉर, बीएसएनएल का फुल फॉर्म लिखना है, क्या होता है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड, ये आप भी जानते हैं। क्वेश्चन 18 हो गया, डैश फंक्शन टेक डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइज इट इन सिंगल वर्कशीट व्हेन यू अपडेट इजीली। यानी हम लोग ऐसे कौन से फंक्शन का यूज करेंगे जिसमें सारे डेटा को समराइज करके एक सिंगल सीट में, सिंगल पेज में बना सकते हैं। तो आपका होता है डेटा कंसोलिडेशन, मतलब मल्टीपल जो जितने भी पेजेज है, मल्टीपल जितने भी सीट्स है, सारे सीट्स को हम लोग सिंगल सीट में क्रिएट कर सकते हैं। वो आपको डेटा कंसोलिडेट हो जाता है, डेटा को हम लोग आपस में मिला के एक सिंगल डेटा बनाते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं। 4, डैश स्टोर डेटा इन अ सिंगल टेबल विच इज सुटेबल टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। तो उसमें आपका हो जाएगा फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल जो होता है वो आपको डेटा को एक सिंगल टेबल में स्टोर करता है, जिससे आपका डेटा जो ये कम डेटा लेता है, ठीक है, कम डेटा को स्टोर करता है। 5, इन अ वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट इवेल्युएट डैश लेवल ऑफ हेडिंग व्हेन इट बिल्ड द टेबल ऑफ कंटेंट। अगर वर्ड प्रोसेसर देखे तो कितने लेवल को इवेल्युएट करता है, जिसमें 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आप एमएस वर्ड की बात करेंगे तो आपका 3 लेवल हो जाएगा। अगर ओपन ऑफिस का बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 10 लेवल। तो आप इसमें किसी एक को भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। ओके। 6 नंबर,
इन डैश नेटवर्क ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल स्टेटस एंड ईच टर्मिनल हैज इक्वली कंपिटेंट सीपीयू। तो आपका हो जाएगा P2P, यानी P2P। इसमें क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर होता है सभी का इक्वल स्टेटस शो करता है, ठीक है। जितने भी सीपीयू आपका जुड़े हुए रहेंगे सारे का इक्वल स्टेटस शो करेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें देखिए आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम। जितने भी क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से आपको सिर्फ 3 का जवाब लिखना है और ध्यान देना है कि ईच क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स, यानी जितने क्वेश्चन है उसका लेंथ जो होगा 20 से 30 वर्ड के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका 20 से 30 बीच होना चाहिए। तो आपको हो जाएगा इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। लिखा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एबिलिटी ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर कोई भी काम को इंडिपेंडेंट रूप में करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज होता है। पहला हो गया इंश्योर ग्रेटर लर्निंग, सेकेंड होगा इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, थर्ड हो गया इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर एंड वर्किंग मैकेनिज्म, फोर्थ हो जाएगा फेल्यूर एंड सक्सेस ऑफ टास्क असाइन आर काउंटेड बाय इंडिविजुअल, और फिफ्थ हो जाएगा इंडिविजुअल बिकम्स एसेट टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स एंड नेशंस एट लार्ज। ये आपको 4 एडवांटेज हो जाएगा वर्क इंडिपेंडेंटली का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7, नेम द स्ट्रेस कैजुअल एजेंट। आपका स्ट्रेस कैजुअल एजेंट का नाम लिखना है। पहला आपका हो जाएगा मेंटल, दूसरा हो जाएगा फिजिकल, तीसरा हो जाएगा सोशल और चौथा आपका हो जाएगा फाइनेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन 8, व्हाट डू मीन बाय डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं, आंसर हो जाएगा और डिस्क फ्रेगमेंटेशन रिमूव ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट स्लो डाउन द कंप्यूटर, इट शुड बी डन रेगुलर इंटरवल व्हिच हेल्प्स द डिस्क स्पेस टू यूज टू ऑप्टिमल लेवल। देखिए डिस्क फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो आपके हार्ड डिस्क में जितने भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है जिसके वजह से आपको कंप्यूटर स्लो हो जाता है, वो सारी चीज को हटा देता है, ठीक है। जितना भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होगा सबको वहां से हटा देगा, जिससे क्या होता है कंप्यूटर का फास्ट हो जाता है। और इस चीज को हमेशा टाइम टू टाइम करना चाहिए। क्वेश्चन 9 है एक्सप्लेन एनी 2 मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, इसमें से कोई 2 मिथ्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहकावा होता है, अंधविश्वास बहुत सारा चीज होता है कि पैसा लगा रहे हो आप पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में कोई 2 मिथ्स को लिखना है आपको। एनी 2 मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आर, पहला हो गया द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक और special. Each entrepreneur saw customer demand and brought a new idea into their business. A person can take an idea that is already there in the market and do something different with it. देखिए एक आपका ये हो जाएगा misconception। दूसरा में क्या हो गया, the misconception we have in that a person need a lot of money to start a business. Every business does not need a lot of capital to start. Depending on how much money you to have can borrow, you can start a business with that much money. Once you make a more money you can put into your business to make it bigger. देखिए ये भी होता है कि लोगों का सोचना होता है अगर बहुत पैसा रहेगा तभी तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तभी तुम कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है। आपके पास जितना पैसा है उतना ही पैसा को मार्केट में लगाइए और जो उसका प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को फिर आप मार्केट में लगाइए और वही प्रॉफिट आपको धीरे धीरे आपको बड़ा अमाउंट में प्रॉफिट देना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। कभी ये सोच के नहीं करना चाहिए कि बहुत पैसा लगेगा हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं, हम इतना पैसा कहां से लाएंगे। पहले आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करेंगे आपका काम अपने आप होगा, ठीक है। क्वेश्चन 10, राइट एनी 4 रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का कोई 4 रोल लिखना है। सबसे पहला आपका हो गया कोऑर्डिनेटिंग रोल। अगर एंटरप्रेन्योर है, बढ़िया एंटरप्रेन्योरशिप है तो आपका क्या कोऑर्डिनेट करेंगे। एजेंट रोल होगा, इनोवेटर रोल होगा और रिस्क एडजप्शन रोल होगा, यानी रिस्क भी कवर करेगा, रिस्क लेगा। अब क्या है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन 20-30 वर्ड्स ईच 2 into 4 मार्क्स, यानी ये भी आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 6 में से 4 क्वेश्चन जवाब देना है, ठीक है। स्टेट एनी 2 पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो आपका टेम्पलेट्स होता है उसका 2 पर्पस लिखना है। द पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इज टू सेव द टाइम। सबसे पहले क्या होता है, टेम्पलेट्स अगर बना है
तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। दूसरा होगा इट इज अ प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट यू कैन यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट फॉर्मेटिंग। और ये प्री डिजाइन आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आपको समय बचता है और आपको बार बार फॉर्मेटिंग के लिए सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन 12, मेंशन एनी 2 ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग मैक्रो इन स्प्रेडशीट। यानी कोई 2 ऑपरेशन का नाम बताइए, जो कोई 2 तरीका का नाम बताइए, फंक्शन का नाम बताइए जो आपको मैक्रो द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला होगा मैक्रो आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन स्प्रेडशीट। पहला हो गया फॉर्मेटिंग सेटिंग टू बी अप्लाइड रिपीटेडली इन अ वर्क स्प्रेडशीट। सेकेंड हो गया सॉर्टिंग डेटा। थर्ड हो गया अप्लाइंग एनी मैथमेटिकल फंक्शंस एंड फॉर्मूला, यानी इसमें किसी मैथमेटिकल फंक्शंस और फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो। थर्ड हो गया व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक इन स्प्रेडशीट, गिव द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक दैट कैन बी यूज्ड इन स्प्रेडशीट। हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं और स्प्रेडशीट में 2 तरीके से या कौन सा 2 हाइपरलिंक है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे हाइपरलिंक कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप द डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विदिन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट ऑफ करंट फाइल टू द डिफरेंट फाइल। देखिए हाइपरलिंक हम लोग यूज जानते हैं, पता है क्या है कि जो भी आपका लिंक दिया रहेगा, जहां भी हाइपरलिंक क्रिएट किया गया है उस पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं, दूसरे पेज में जा सकते हैं बिना पेज को ओपन किए हुए। जैसे लिंक पे क्लिक कीजिएगा आप दूसरे पेज में चले जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हाइपरलिंक का फंक्शन। अब एक्सेल शीट में या जो आपका कैल्क होता है उसमें आपको कौन सा 2 टाइप का हाइपरलिंक हम लोग यूज करते हैं। आपका होगा इट कैन बी स्टोर विद इन अ फाइल आइदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। इसमें हम लोग रिलेटिव हाइपरलिंक या एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4, लिस्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप इन ओपन ऑफिस बेस। यानी न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप को आपको बताना है क्या क्या होता है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपका हो जाएगा टाइनी इंटीजर INT, स्मॉल INT, इंटीजर, बिग INT, डेसिमल हो गया, रियल हो गया, आपको फ्लॉट हो गया, डबल एंड बुलियन हो गया। अल्फा न्यूमेरिक में जाते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप में आ गया आपको कैर हो गया, वर्कर हो गया, आपको वर्कर अंडरस्कोर इग्नोर केस एंड लॉन्ग वर्कर मेमो हो जाएगा। ये आपको हो गया डेटा टाइप में जो हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस के लिए। मैंने पहले बताया था कि डेटाबेस जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के लिए। डेटाबेस से आपको क्वेश्चन आना ही आना है और एक टेबल क्वेश्चन तो रहना ही रहना है उसमें, इसलिए डेटाबेस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फिल्टर की एंड टॉगल की इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। फिल्टर की और टॉगल की में क्या डिफरेंस होता है। फिल्टर की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर brief or repeated keystroke making typing easier for people with hand or trimmer। फिल्टर की एक ऐसा एक्सेसिबिलिटी फंक्शन होता है जो आपको कीबोर्ड को बताता है कि बार बार आपको रिपीट, जो भी रिपीटेड चीज होता है उसको आपको बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होता। फिल्टर की से क्या होता है आपका टाइपिंग को इजियर बनाता है और किसी काम को जो आपको बहुत समय लगता है वो आपको समय नहीं लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, और टॉगल की क्या होता है, टॉगल की कीबोर्ड का एक ऐसा की होता है जिसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा टॉगल की एक ऐसा की होगा जो ऑन ऑफ होगा, जैसे आपका कैप्स लॉक की हो गया, नम लॉक की हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया। तो टॉगल की एक्सेसिबिलिटी फंक्शन व्हिच इज डिजाइन्ड पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉन्जेक्टिव डिसेबिलिटी। व्हेन टॉगल की इज टर्न ऑन कंप्यूटर एमिट साउंड क्यू व्हेन द लॉकिंग की कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक आर प्रेस्ड। देखिए तो ऐसा टॉगल की जिसको ऑन कर देते हैं, ऑन करने के बाद एक साउंड को एमिट करता है जिससे आपका जो पर्सन का विजन इंपेयरमेंट होता है, ठीक है, वो साउंड के मदद से बता सकता है कि मैंने कौन सा बटन को कैसे दबाया है। ठीक है, तो टॉगल की का बहुत सारा काम होता है और टॉगल की वही की होता है जिसमें आपका ऑन ऑफ का फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, In which situation online shopping could be useful? Write any 2 popular e-commerce website। कौन से सिचुएशन में आपका जो है ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है और कोई 2 ई-कॉमर्स वेबसाइट का नाम बताना है। ऑनलाइन शॉपिंग could be useful in situation when a customer does not have a sufficient time to visit store। कस्टमर के पास समय नहीं होता है दुकान जाने के लिए, स्टोर जाने के लिए। Visiting a store to more expensive than purchasing a product online। उसके कभी कभी क्या होता है कि आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ता मिलता है और स्टोर में महंगा मिलता है, तो उस कंडीशन में लोग ऑनलाइन खरीदता है।
टू पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट आर, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ईबी हो गया, इसके अकॉर्डिंग आप फ्लिपकार्ट का बाद आप अमेजॉन लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा मिंत्रा हो जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा ये ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट का है जिसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। कोई भी दो लिखना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए आंसर 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चन 50 to 80 वर्ड्स, यानी 4 into 3 12 मार्क्स। देखिए इसमें आपको कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 से आपको 3 का जवाब देना है और एक क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब ये देखिए अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो तो लॉन्ग होगा, स्वाभाविक बात है लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो यहाँ 17 नंबर दिया हुआ है, अंशिता इज प्रिपेयरिंग ए स्प्रेडशीट नोट फॉर हर टर्म एग्जाम, हेल्प हर टू राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अंशिता जो है एक स्प्रेडशीट नोट्स बना रही है अपने एग्जाम के लिए और उसको हेल्प करना है। ठीक है, जो आपका टॉपिक दिया हुआ है इस पे उसको नोट्स लिखवा कर हेल्प करवाना है। सबसे पहला सिनेरियो क्या होता है, सेकेंड गोल सीक क्या होता है, थर्ड सॉल्वर क्या होता है और चौथा आपका हो गया सब टोटल क्या होता है। ये चारों को डिफाइन किया गया। देखिए सिनेरियो क्या हो गया, सिनेरियो आर टूल्स टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन, ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली, इट इज essentially a saved set of cell value for your calculation. You can easily switch between these sets using the navigator or drop down list which can be shown beside the changing the cell. देखिए सिनेरियो एक ऐसा टूल होता है टेस्ट करने के लिए जिसमें आपको ये बताता है कि आखिर आपको चाहिए क्या। ठीक है, यानी मान लीजिए किसी को ईएमआई अगर लेना है, ठीक है, मान लीजिए किसी को कार खरीदना है, बाइक खरीदना है या कोई भी चीज ईएमआई पे लेना है, अगर उसको चाहिए कि हमको 2000 का ईएमआई बनना चाहिए, ठीक है, या 1500 का ईएमआई बनना चाहिए और वो डाउन पेमेंट आपका 10,000 या 15,000 कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो कितने साल के लिए लेगा जो उसका 2000 ईएमआई बनेगा, यानी कि जो उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जो होगा वो आ जाएगा। सिनेमा में क्या होता है कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इफ क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है, या जो भी आपको रिकॉर्ड चाहिए, जो भी आपका वैल्यू दिया रहेगा सेल वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आउटपुट निकाल सकते हैं। सेल वैल्यू सेट कर दीजिए और जो आपको रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कीजिए। सेल में जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पहले ही रिजल्ट दिखा देगा कि आपको कितना पेमेंट कब कैसे कीजिएगा कि आपको 1000 रुपया 2000 रुपया ईएमआई बनेगा, यानी आपको 1000 रुपया ईएमआई के लिए कितना डाउन पेमेंट करना होगा, कितने साल के लिए होगा वो आपको बता देगा। तो जो आपका ईएमआई होगा उस सेट वैल्यू हो गया। ठीक है, गोल से क्या होता है, गोल से यूज्ड टू कैलकुलेट रिजल्ट बेस्ड अपॉन existing value. Using goal seek option under tools menu we can discover what value will produce the result that we want. यानी इसमें देखिए बहुत सिंपल सही है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू, यानी ये जो है आपका पहले से वैल्यू दिया हुआ है उस पे आपको रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए 5000 रुपये आप दे रहे हैं तो 5000 के अकॉर्डिंग आपका क्या वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करेगा। आपका 10,000 रुपया, 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करेगा, 10,000 डाउन पेमेंट करने के बाद आपका जो रेस्ट अमाउंट है उसका क्या वैल्यू निकलेगा वो आपको डिटरमाइन करेगा। आप अगर मान लीजिए 3 लाख का गाड़ी ले रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए पेमेंट किया, आप 2 लाख रुपया फाइनेंस करवाया, 2 लाख रुपया क्या वैल्यू होगा वो आपको बताएगा। तो ये आपको जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट को शो करेगा। ठीक है, जो आपको चाहते हैं। सॉल्वर क्या होता है, सॉल्वर इट इज मोर एलिवेटेड फॉर्म ऑफ गोल सीक। इट डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील्स विथ इक्वेशन विथ मल्टीपल अननोन वेरिएबल। It is specifically designed to minimize or maximize the result according to set of rules that we define. देखिए सॉल्वर जो होता है वो गोल सीक का एलिवेटेड फॉर्म होता है, एलिवेट मतलब कि पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सॉल्वर जो होता है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग डील करता है, यानी आपको जो जो वैल्यू नहीं मालूम है सारे वैल्यू को निकालेगा। जैसे मान लीजिए आप फाइनेंस करवाते हैं, ठीक है, बताया मैंने, आपने कितना फाइनेंस करवाया, कितना आपने डाउन पेमेंट किया, कितना आपको ईएमआई लगा, कितना परसेंट ईएमआई लग रहा है, कितना आपको चार्ज लग रहा है, वो सारे चीज को अलग अलग पॉइंट में डिस्क्राइब कर देगा, दिखा देगा। तो ये इससे होगा, एलिवेट फॉर्म में कर देगा। ये जितने भी अननोन वैल्यू है सारे वैल्यू को वहां रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अब सब टोटल क्या है, सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है जिसके मदद से हम लोग टोटल करते हैं। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर आपको एक्सेल सीट या फिर स्प्रेडशीट में टोटल करना होता है तो सब टोटल फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, फंक्शन पे क्लिक करते हैं और उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिया होता है
इस पे क्लिक करते हैं तो आपका क्या होगा, टोटल हो जाएगा। और टोटल करने से क्या होता है, जो भी आपका उसमें सेल में डेटा जो दिया होता है वो सारे डेटा को हम लोग सब फंक्शन से यूज करते हैं। यानी सब फंक्शन, सब टोटल जो फंक्शन listed under the mathematical category when you use the function wizard insert function because of its usefulness. The function has a graphical interface. Subtotal totals add data arranged in array that is a group of cells with labels for columns and a row. Using the subtotal dialog you can select array and then choose the statistical function to apply to them. For efficiency you can choose up to 3 group or array to which apply a function. देखिए सिंपल भाषा में समझ लीजिए इसको, अगर लिखना भी है तो जान कैसे लिखिएगा। सब टोटल के मदद से एक ऐसा फंक्शन है जिसके मदद से हम लोग जो भी आपका रो या कॉलम में वैल्यू दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, उसको हम लोग टोटल कर सकते हैं। चाहे एक कॉलम में हो, दो कॉलम में हो, या मल्टीपल कॉलम में हो, या मल्टीपल रो में हो, सारे वैल्यू को हम लोग सब टोटल की मदद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको 18 हो गया। Tanmay is a class 10 student. He has learned mail merge option of word processor in his computer period, but he is confused with few terms used to merge document. तन्मय जो है क्लास 10 का स्टूडेंट है और वो मेल मर्ज ऑप्शन सीखा है वर्ड प्रोसेसर का, ठीक है, बट वो कंफ्यूज है कुछ टर्म के लिए कि मेल मर्ज में हम लोग जो ऑप्शंस यूज करते हैं तो कुछ ऑप्शन में जाकर बेचारा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो बताना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग ब्रीफली विच हेल्प तन्मय बेटर अंडरस्टैंड द मेल मर्ज ऑप्शन। मर्ज फील्ड क्या होता है, डेटा सोर्स क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, और चौथा क्वेश्चन मेंशन 2 टाइप्स ऑफ डेटा विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड। ये आपको बताना है मर्ज फील्ड क्या होता है, डेटा सोर्स क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, और कोई 2 टाइप का डेटा बताना है जो हम लोग मेल मर्ज में यूज करते हैं। तो आपका हो जाएगा, देखिए मर्ज फील्ड यानी ए मर्ज फील्ड इज वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा सोर्स इनटू अ मेन डॉक्यूमेंट। मर्ज फील्ड अपीयर विथ कैवरॉन्स, यानी ये आपको दिया होगा कैवरॉन साइन होता है। तो मर्ज फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जहां पे आप डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स पर नेम लिखना है, यहाँ पे ऐसे नेम लिखा रहेगा और यहाँ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यही आपको मर्ज फील्ड कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं और आपको इस तरह का कैवरॉन्स इस तरह का आपको बना रहेगा, यही आपका मर्ज फील्ड कहलाता है। ओके, डेटा सोर्स क्या होता है, डेटा सोर्स ए फाइल दैट कंटेन द नेम्स एंड एड्रेस और एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑन दैट वेरी विथ ईच वर्जन ऑफ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। देखिए डेटा सोर्स एक ऐसा फाइल होता है जहां पे नेम, एड्रेस या कोई भी इंफॉर्मेशन रहता है। यानी मान लीजिए अगर आपको मेल मर्ज क्रिएट करना है तो मेल मर्ज क्रिएट कर क्या डालिएगा, उसमें एड्रेस डालिएगा, बच्चे का डिटेल डालिएगा, एडमिशन नंबर डालिएगा, तो सारा डिटेल कहीं ना कहीं एक्सेल सीट में या डेटाबेस में होगा। तो उस डेटाबेस एक्सेल सीट को हम लोग डेटा सोर्स के नाम से जानते हैं। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट विच कंटेन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, इट मे बी फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर। मेन डॉक्यूमेंट क्या हो गया, तो जहां पे आप लोग मेल मर्ज क्रिएट कर रहे हैं, जैसे एमएस वर्ड फाइल आपने ओपन कर दिया, दैट इज कॉल्ड मेन डॉक्यूमेंट, वही आपका मेन डॉक्यूमेंट हो गया। वहां पे आप लोग फाइल को या ग्राफिक्स को, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इंसर्ट करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डेटा विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड आर लेबल्स एंड लेटर्स। 2 टाइप्स ऑफ डेटा हम लोग यूज करते हैं, लेबल्स हो गया, लेटर्स हो गया। 2 टाइप्स ऑफ डेटा हम लोग मेल मर्ज में यूज करते हैं। क्वेश्चन 19 हो गया, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल सेल्स। ये आपको देखिए टेबल बना हुआ है, मैंने पहले बताया था कि जब डेटाबेस आप पढ़ेंगे तो उसमें से जो टेबल होगा, टेबल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में आएगा। तो आपको टेबल दिया हुआ है छोटा सा, जिसमें आपका सेल आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, डिस्काउंट है, ठीक है, और ये आपको डेटा दिया हुआ है। ये इतने सारे डेटा है और इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन होगा। यहाँ लिखा है हाउ मेनी फील्ड एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन सेल्स टेबल। तो इसमें बताना है कितना फील्ड है और कितना रिकॉर्ड है। देखिए 1 2 3 4 फील्ड हो गया और अगर 4 रिकॉर्ड होगा। देखिए आप इसका आंसर आपको दिखाते हैं, ये देखिए 4 फील्ड्स एंड 4 रिकॉर्ड्स आर देयर इन टेबल सेल्स। इसमें आपका 4 फील्ड है, ऐसे 4 फील्ड आपका दिया हुआ है और आपको 4 रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 रिकॉर्ड आपको जो डेटाबेस में रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एसक्यूएल कमांड लिखना है। सबसे पहला हो गया डिस्प्ले सेल्स आईडी एंड प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट व्हिच डिस्काउंट इज मोर देन 1000। तो वो
ऐसा जो सेल्स आईडी दिखाना है और प्रोडक्ट दिखाना है जिसका डिस्काउंट जो होगा 1000 ज्यादा, उसको आप लोग SQL कमांड में लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ लिखाएगा सिलेक्ट सेल अंडरस्कोर आईडी प्राइस फ्रॉम सेल्स वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 1000। अगर डिस्काउंट 1000 से ज्यादा होगा तो इस तरह से आप फॉर्मूला लिखेंगे, इस तरह से आप कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट सेल्स अंडरस्कोर आईडी प्राइस फ्रॉम सेल्स वेयर डिस्काउंट मोर देन 1000। यहाँ देखिए ये आपको सेल्स आईडी से लेंगे, जिसका प्राइस डिस्काउंट 1000 से ज्यादा होगा, ठीक है ना, 1000 ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। सेकेंड है डिस्प्ले द डिटेल्स अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के माध्यम से हम लोग उसको रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करेंगे तो हो जाएगा आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, यानी प्रोडक्ट नेम जो होगा उससे हम लोग डेटा को क्या करेंगे, ऑर्डर कर देंगे। यहाँ देखिए क्या है, डिस्प्ले द डिटेल्स अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम आपका ये हो गया, इससे हम लोग डेटाबेस को अरेंज करेंगे, यानी अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। पहले जो होगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ऊपर आएगा, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट आएगा वो आएगा। स्टार्टिंग में आपका डेस्कटॉप हो गया, उसके बाद लैपटॉप हो जाएगा, उसके बाद पेन टैब होगा, प्रिंटर होगा। इस तरह से हम लोग अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ SQL कमांड। आपका देखिए थर्ड है क्वेश्चन, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। अब क्या है कि प्रोडक्ट नेम को डिस्प्ले करना है और बताना है कि अगर डिस्काउंट को डिडक्ट कर दिया जाए तो प्रोडक्ट नेम में क्या, मतलब डिस्काउंट को अगर हटा दिया जाए, डिडक्ट कर दिया जाए तो प्रोडक्ट कितने में सेल होगा, उसको उस प्रोडक्ट को आपको कमांड के जरिए बताना है। ठीक है, क्वेश्चन का देख लीजिए। और लिखा है डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस, यानी डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद प्रोडक्ट नेम और सेल्स प्राइस को डिस्क्राइब करना है, दिखाना है। तो होगा आपको सिलेक्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम प्राइस डिस्काउंट फ्रॉम सेल, प्राइस डैश डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स, ये आपका SQL कमांड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 20 है, योर फ्रेंड ऑन्स अ केमिस्ट शॉप, ही नीड्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन्स with their ID, date of purchase, expiry date, price, etc. in a database program, but he does not have any knowledge about the database. Explain to him the following to get a better understanding the database concept. पहला हो गया, what is database? Explain in brief. Name any two database program which can be used to create a table and store the database as per requirement. Database क्या होता है, मैंने पहले बताया था, 12 में बता रहा हूँ। एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन होता है डेटाबेस से जरूर रहेगा, डेटाबेस का बेसिक जरूर पढ़िएगा। डेटाबेस क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ये जरूर पढ़ना है। तो डेटाबेस का आपको डिस्क्राइब करना है छोटा में, ठीक है। नेम एंड टू डेटाबेस प्रोग्राम विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट टेबल एंड स्टोर डेटा एज पर रिक्वायरमेंट। विच फील्ड कैन बी ए सेट ऑफ प्राइमरी की, इज इट पॉसिबल टू मेक मोर देन वन फील्ड एज प्राइमरी की इन योर टेबल, यस नो, यस या नो, जस्टिफाई योर आंसर। अब बताना है। ए नंबर हो गया, a database management system is a software package with computer program that control the creation, maintenance and use of database. database management system एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, पैकेज होता है जो आपको, उसमें हम लोग किसी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और सेव करते हैं। It allow organization to conveniently develop database for various applications. ये आपको किसी भी डेटाबेस को आराम से स्टोर करेगा। ऑर्गेनाइजेशन को इसे सुविधा होता है कि किसी डेटाबेस को फ्यूचर के लिए हम लोग यूज कर सके और इसी डेटाबेस को हम लोग बार बार यूज कर सके बिना कोई प्रॉब्लम का, कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं और अपने डेटाबेस को हर तरह के एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट करके यूज करते भी है, कर भी रहे हैं लोग। टू डेटाबेस आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और MySQL, ये आपको दो डेटाबेस का टाइप हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। तीसरा हो गया, आईडी फील्ड भी सुटेबल फॉर प्राइमरी की, यस, आप आईडी जो फील्ड होता है वो प्राइमरी की के लिए सुटेबल हो जाएगा। हम लोग इसमें जो भी आप कॉलम होगा, जो कॉलम आपका होगा उसको प्राइमरी की में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कॉलम प्राइमरी की अगर उसमें ज्यादा होता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की का वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी की नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की का वैल्यू स्टोर कर रहा है लेकिन प्राइमरी की नहीं है, तो उस कंडीशन में वो आपको कंपोजिट की कहलाएगा, ठीक है, कंपोजिट की कहलाएगा, जो प्राइमरी की का काम करेगा बट प्राइमरी की नहीं होगा। अगर आईडी आपका दिया हुआ डेटाबेस में यूनिक आईडी है तो प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यूनिक आईडी के साथ साथ आपका और भी ऐसे कोई
कॉलम होंगे जो प्राइमरी की का काम करेगा, तो उस कंडीशन में दोनों प्राइमरी की आपको कंपोजिट की कहलाएगा मिलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21, Vicky is a student of class 10. He used to get the work based on internet surfing, but he is not aware of internet and terminology. Being a friend of Vicky helped him to finding the answer of the following questions. ठीक है, विकी जो है क्लास 10 का स्टूडेंट है और वो जो है कंप्यूटर पे इंटरनेट पर सर्फ मतलब होता है इंटरनेट का यूज करना। ठीक है, इंटरनेट के मदद से वो बहुत सारा वर्क करना चाहता है। ठीक है, लेकिन उसको इंटरनेट का बहुत अच्छा जानकारी नहीं है, तो आपको हेल्प करना है। What do you mean by the इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? WAP और W3 यानी एक्सप्लेन द फुल फॉर्म मतलब क्या हो गया? WAP का फुल फॉर्म क्या हो गया? W3 मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब। वो क्या होता है? मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का 2 एडवांटेज बताना है। और डी हो गया व्हाट इज ब्लॉग, नेम एंड 2 ऑनलाइन ब्लॉग, 2 ब्लॉग का नाम बताना है और ब्लॉग क्या होता है वो डिस्क्राइब करना है, बता देना है, तो हेल्प करना है। यहाँ देखिए, networks in which all computers have equal status are called peer-to-peer network, where in which certain computers have special dedicated tasks providing services to other computer in the network are called client server computer यानी ISP। तो नेटवर्क जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को जो है वो जोड़ता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यानी वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर है वो आपको नेटवर्क इंटरनेट के द्वारा जुड़ा होता है। जो आपके कंप्यूटर में स्पेशल जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूजर के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, और वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए। तो ISP जो होता है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, हमारा जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हमें क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और उस इंटरनेट सर्विस के माध्यम से हम लोग वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर है सारे जुड़े होते हैं और हम लोग डेडिकेट होकर उस पर वर्क करते हैं और सारा सर्विस हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है नेटवर्क के द्वारा। और हम अपने सारे कंप्यूटर में जितने भी डेटा होता है उसको सर्वर पे स्टोर करते हैं और सर्वर का डेटा जो है उस चीज को हम लोग एक्सेस करके हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी कंप्यूटर होता है उसको हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं और हमारा जो डेटा स्टोर होता है जहां पे वो आपको सर्वर कंप्यूटर होता है। ठीक है, 2 में हो गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक हो गया WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट और W3 मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, नेक्स्ट हो गया एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। आर नेटवर्क का एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहले आपको हो गया डेटा शेयरिंग। ठीक है, फाइल ट्रांसफर, हार्डवेयर शेयरिंग। तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा को शेयर कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, इमेज फाइल हो, कोई फाइल को हम लोग शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, हम अपने नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर के प्रिंटर को जोड़ सकते हैं। आप एक जगह बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर में प्रिंट डाल सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में आप कमांड देंगे तो उस कंप्यूटर के थ्रू से दूसरे कंप्यूटर में आपको प्रिंट निकल जाएगा। तो ये सारी चीज आपको हार्डवेयर शेयरिंग से होता है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग से क्या होगा? यू कैन परचेज सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमंग अदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन। देखिए क्या होता है, अगर आपके पास 5-6 कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर है, तो आप एक का कनेक्शन लिए हुए एक ही कंप्यूटर से आप सारे को इंटरनेट शेयर कर दिए। इससे क्या होता है कि आपका इंटरनेट शेयरिंग होता है। तो अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे एडवांटेज होता है नेटवर्किंग का, तो कोई भी 2, 3, 4, 5 अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका एक और हो गया क्वेश्चन 4, आंसर 4। अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन। ब्लॉग क्या होता है? उसका पॉपुलर ऑफलाइन ब्लॉग का नाम बताना था। तो ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज। ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज। देखिए, ब्लॉग एक डिस्कशन स्टाइल होता है जिसमें कोई पर्सन अपने फीलिंग को, अपने जो भी मन में आता है उस बात को लिख सकता है। ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑफलाइन जैसे हम लोग लिखते हैं, डायरी वगैरह लिखते हैं ना, या कोई फीलिंग हुई अपना दिनचर्या को लिखते हैं, डायरी में लिख के डाल दिए। उसी प्रकार से ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग में हम लोग किसी भी डिटेल्स को हम लोग लिख देते हैं और वो आप लोग ऑनलाइन शेयर हो जाता है। और पता चला कभी कभी होता क्या है कि दूसरे का पर्सनल लाइफ हो गया, दूसरे का दिनचर्या हो गया, डेली लाइफ क्या चल रहा है, वो सब लोग को शेयर करने पढ़ने बहुत मजा आता है। तो आपका जो भी टेक्निकल यूजर हो गया, नॉन टेक्निकल यूजर हो गया, वो सारे ब्लॉग के माध्यम से अपने सारे फीलिंग को, डिस्कशन को वहां पे लिखता है और ऑनलाइन शेयर करता है। ठीक है,
द एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग इज कैन टू क्रिएट फर्स्ट एंड लेटर पब्लिश कंटेंट व्हेन द एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल। तो ब्लॉग में एक फायदा ये होता है कि आप ब्लॉग लिख दीजिए, इंटरनेट मान लीजिए काम नहीं कर रहा है, या फिर आप लोग कहीं पे टाइप कर दीजिए, आज जब इंटरनेट आएगा तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा, ये फायदा होता है। तो ब्लॉगिंग में हम लोग अपने जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी आपका थॉट्स होता है, उसमें हम लोग अपने थॉट्स को लिखते हैं। अब ब्लॉग का कोई अपना टॉपिक नहीं होता, ये याद रखिएगा। ब्लॉग जो होता है, जो भी आपके माइंड में थॉट्स आता है वही आपका ब्लॉग हो जाएगा। तो ये आपको डिस्कशन था, ये आपको सैंपल पेपर एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन होता है, सैंपल पेपर होता है, उसको डिस्कस किया गया है और इसी पैटर्न से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है।